हेलो हेलो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो अपने जून 24 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैंने उसी सीरीज में एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पेपर नंबर 9 सीएमए इंटर के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट है, पास्ट एग्जाम में उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पर उस तरह के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, और उन क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा या आंसर लिखने का जो भी तरीका होगा उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसकी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो क्लास में हम करने वाले हैं मैंने उसकी ऑलरेडी पीडीएफ गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है। उसका जो मैंने लिंक है वो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट तो यही रहेगा, एक बार आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर ये इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर आप नहीं भी निकलवाते हैं और केवल यहाँ पर वीडियो देखते हैं और अपनी कॉपी में थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करते हैं तो उतना भी मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। तो यहाँ पर हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और हम जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा जून 24 में जो एग्जाम होने वाला है सीएमए इंटर का, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक को, सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। रिमेनिंग जो थियोटिकल टॉपिक है या हमारे पास जो एसएम के भी जो रिमेनिंग जो मेरे को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी भी मैंने एक पीडीएफ बनाकर और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब वहां पर सारे कवर किए हुए हैं, मुझे लगता है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी तरफ से आप फ्री है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक प्रोफेशनल एग्जाम है यहाँ पर। तो वो सारी वीडियोस और इस वीडियो का जो यहाँ पर हम पीडी जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव बनाकर अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आज वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो जून 24 है उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट के पेपर नंबर 9 में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट में वो है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मान के चलिए कि लगभग हर एक एग्जाम में फोरकास्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले लगभग, जितना मैं समझता हूँ, पिछले 6 या 7 एग्जाम्स के अंदर। जो जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं रिसेंट पेपर्स में भी, जितने भी अभी जो लास्ट वाले अटेम्प्ट में 2016 2022 दोनों सिलेबस के एग्जाम हुए हैं और उससे पहले भी 2016-22 सिलेबस के एग्जाम हुए हैं, वहां पर फोरकास्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए। हम यहाँ पर जो क्लास लेंगे और मैं तुम्हें यहाँ पर जो फोरकास्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो फोरकास्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है। ये एक छोटी क्लास होने वाली है, बहुत लेंथी क्लास नहीं होगी। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझकर जो इंपॉर्टेंट टाइप है या इंपॉर्टेंट पार्ट है उस कॉन्सेप्ट का, उसको यहाँ पर समझेंगे। प्लस मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम में तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करके आना है वो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लास में वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस मैं यहाँ पर ये नहीं समझा पाऊंगा कि वो क्यों डेवलप हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फोरकास्टिंग का जब शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा, बेसिकली मैं उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अभी रिसेंटली क्लास के अंदर कि हमने उसका शॉर्टकट मेथड क्यों यूज किया, उसके फॉर्मूले किस तरह से बने। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई इशू है, तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि ये क्लास मैंने पहले भी बताया, ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है। क्लास का कॉन्सेप्ट हम जो रिमेनिंग क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं, उसका मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कैरी आउट नहीं कर पाऊंगा इस क्लास के लिए। सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम फोरकास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो फोरकास्टिंग का जैसे यहाँ पर एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है डिमांड फॉर स्कूटर इन द सिटी। तो यहाँ पर स्कूटर्स की डिमांड गिवन है एक सिटी में, और उस स्कूटर की डिमांड के लिए देखो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्वेश्चन में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ उन पर्टिकुलर ईयर्स में स्कूटर्स की डिमांड गिवन है। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान देना। जरूरी नहीं है ईयर्स बिल्कुल सीक्वेंस में दिए जाए। मतलब ये है कि ईयर सीक्वेंस का मीनिंग यह है कि 2016, 17, 18, 19, 20। जरूरी नहीं इस तरह से क्वेश्चन में तुम्हें पूछा जाएगा या दिया जाएगा। हो सकता है जो ईयर्स गिवन हो या जो डेटा गिवन हो, जो भी पीरियड गिवन है, उसके बीच में कोई ब्रेकआउट भी है। हो सकता है कि ईयर्स जो गिवन हो वो सीक्वेंस में भी हो,
और ऐसा भी हो सकता है कि गिवन जो ईयर्स है वो सीक्वेंस में नहीं है, उसके बीच में कुछ डिफरेंट डिफरेंट गैप दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने ईयर्स में 2016 17, उसके बाद मैंने 2 ईयर्स का गैप देके 19, फिर देन मैंने 2 ईयर्स का गैप दिया, देन 21 22 एंड 23। इस तरह से मैंने यहाँ पर डेटा यूज किया हुआ है। ये डेटा ऐसा भी हो सकता था 18 19 20 21 22, इस तरह से भी डेटा गिवन हो सकता था। मेरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है या मेरा यहाँ पर जो मोटिव है वो ये है कि क्वेश्चन कैसा भी आए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। सो हमारे पास में क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है और उन पर्टिकुलर ईयर्स में कितने कितने स्कूटर्स की डिमांड कितनी कितनी है ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का जो ये है वो है कि हमें उन स्कूटर्स की डिमांड कैलकुलेट करनी है ईयर 2018 एंड 2025 में। सबसे पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, हमें डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो डिमांड इस क्वेश्चन में हमने रिप्रेजेंट की है y से। सो हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता है कि फोरकास्टिंग में जब हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो x पर डिपेंड होने वाली है। सो सिंपल, अगर y की वैल्यू x पर डिपेंड होने वाली है इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को जब हम 2018 2025 के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन यूज करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन, जिसको बोला जाता है y ऑन x। इस रिग्रेशन इक्वेशन को हमें यहाँ पर यूज करना है। क्यों यूज होती है मैंने पहले भी बताया था, मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, क्लास को भी मेरे को लिमिटेड रखना पड़ेगा। सो जो इक्वेशन है y ऑन x, वो इक्वेशन बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एंड यहाँ पर हमें ये जो a एंड b है, यहाँ पर y x और y तो हमारे पास में वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा y अपॉन n, एंड b की वैल्यू जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। a की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, एंड b की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों है मैं सॉरी मैं इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, उसके बाद रिग्रेशन की इक्वेशंस आती है, उन इक्वेशंस में से हम कुछ पार्ट एलिमिनेट कर देते हैं, उस पार्ट सारा पार्ट होता है। तो मैं इस वजह से यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जितना भी है यहाँ पर ये है तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन एंड b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेबल को डिजाइन किया हुआ है। अब टेबल में जो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज फिल करने वाले हैं, तो वो हम क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज है अपने पास यहाँ पर उन सब वैल्यूज को देखेंगे और फिल करते हैं। तो सबसे पहले ईयर्स गिवन है 16 17 19 21 22 23। 16 17 19 21 22 23। तो ईयर्स में 16 17 19 21 22 एंड 23, ये सारी वैल्यूज है। अच्छा, डिमांड ऑफ स्कूटर्स भी ऑलरेडी हमें सारा क्वेश्चन में डेटा गिवन है, तो डिमांड ऑफ स्कूटर्स भी एक बार मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो भी डेटा लिया है वो सब यहाँ पर रैंडम डेटा है, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो रैंडम डेटा है, यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी नहीं किया है कि मैंने कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन कॉपी कर दिया है, तो मेरे को आइडिया नहीं रहेगा कि आंसर क्या आने वाला है। हम यहाँ पर बस इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 38 44 60, 38 44 एंड 60। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के बाद अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने का a और b का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि a का मीनिंग, b का मीनिंग, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले भी ये समझाया था, मैं लास्ट टाइम ये बता रहा हूँ कि हम सब चीजों को यहाँ पर क्लास में नहीं समझ पाएंगे राइट नाउ। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल a का फॉर्मूला अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा y अपॉन एन, मतलब y का हमें टोटल करना है और उसको हमें डिवाइड कर देना है n से।
सो मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ हमारे सामने, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक मिनट वेट करो। सो ये हमारा कैलकुलेटर है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो y का टोटल करना है, तो y का टोटल हो गया जैसे कि 20 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 38 प्लस 44 प्लस 60, 217 y का हमारा टोटल हो गया। तो y का टोटल है 217, वो मैं टोटल यहाँ पर एक बार के लिए लिख देता हूँ 217। तो a का जो बनेगा 217। अच्छा, n स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में n का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 16 पुट कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर a की वैल्यू को सॉल्व करूंगा, तो जो भी हमारा नंबर आया था इसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय 6। तो हमारी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 36.17 कर लेते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके। a की जो वैल्यू है दैट वुड बी 36.17। सेम उसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, बी की वैल्यू निकालने के लिए अब इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि हमें इस शॉर्टकट को यूज करने के लिए, इस शॉर्टकट तरीके को यूज करने के लिए, अदरवाइज अगर तुम लोगों का सीखा हुआ है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन से, तो उस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। लेकिन शॉर्टकट को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यू एक्स में। हमें यहाँ पर वायन एक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स को न्यू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्स को न्यू एक्स में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ही तरीका होगा एक्स को न्यू एक्स में कन्वर्ट करना, विच इज वी वुड सब्ट्रैक्ट एक्स बार फ्रॉम एक्स। हम यहाँ पर जो एक्स बार की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे हम, और हम यहाँ पर न्यू एक्स कैलकुलेट करेंगे। एक ही तरीका है, इसके अलावा हम अज्यूम्ड मीन भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम शॉर्टकट को यूज नहीं कर पाएंगे। सो हम यहां पर x माइनस एक्स बार करेंगे। और x बार कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? x बार मींस एवरेज। हमें ये जो ईयर है, ईयर, इसका हमें एवरेज कर देना है। ईयर में जितने भी नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन है, हम इन सबका एवरेज कर देंगे। सो वापस से कैलकुलेटर ओपन करते हैं और ईयर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका एवरेज करने के लिए मैं एक बार 2000 को इग्नोर कर रहा हूं, मैं उनके बाद वाले नंबर 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 23 टोटल डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा अपना 16.5। तो एक्स बार वुड बी 2016.5। अभी मैं वापस से एक्स बार को यूज कर लेता हूं, 2016.5, ये हमारा एक्स बार हो गया। अच्छा, अभी अगर हमें एक्स बार की वैल्यू पता लग गई है, तो अभी हम यहां पर न्यू एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू एक्स वुड बी, न्यू एक्स क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, जितने भी एक्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनमें से एक्स बार को माइनस कर देंगे। सो अगर मैं इसको यहां पर कंटिन्यू करूं, तो न्यू एक्स जो हमारे लिए होगा यहां पर, न्यू एक्स होगा एक्स माइनस एक्स बार। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि है ना, ये एक्स बार ठीक नहीं है, एक्स बार करेक्ट नहीं है, एक्स बार की वैल्यू सही नहीं आई है। एक बार मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ। 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, क्योंकि एक्स बार अपर वैल्यू के इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके ओके, मैं समझ गया क्यों नहीं आया सही, लास्ट वाली वैल्यू को मैंने ऐड नहीं किया था। डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 19.67। ओके ओके, 2019.67। एक्स बार की वैल्यू करेक्ट नहीं है, इसको एक बार देख लेना एक बार दोबारा से। 2019.67, एक वो लास्ट वाली वैल्यू को मैं ऐड करना यहाँ पर भूल गया था। तो एक्स बार हो गया अपना 2019.67। अच्छा, अभी वही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें एक्स माइनस एक्स बार यूज करना है। तो हम यहाँ पर इस एक्स में से इस एक्स बार की वैल्यू को माइनस करते हुए चलें, एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा हमारा यहाँ। तो अगर हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें, तो सबसे पहली वैल्यू
रहेगी -3.67, next would be -2.67, next would be -0.67, next would be 21, 1.33 plus and 2.33 एंड 3.33। और हमें ये पता होना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम x माइनस एक्स बार करते हैं तो वो जो डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार को करने के बाद जो डेविएशन आता है उस डेविएशन का जो टोटल है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लो, जीरो हो रहा है। 3 4 5 6 6.5 3 4 5 6, ठीक है 6.67 के आसपास हो रहा है। अगर इन सबको ऐड करोगे तो उसका टोटल जीरो आएगा। चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो। अ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, 3.33 से स्टार्ट करता हूँ। 3.33 प्लस 2.33 प्लस 1.33 माइनस 0.67 माइनस 2.67 माइनस 3.67, सो ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है ये हमारा। ठीक है, वो तो पॉइंट की कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज ऑलमोस्ट यहाँ पर जीरो है। हमें क्या करना है आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए, जो हमारा न्यू एक्स आया है, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने न्यू एक्स कैलकुलेट किया है, उसका हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर न्यू एक्स कैलकुलेट किया है उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे एंड दैट वुड बी कॉल्ड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए वापस से मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, 3.67 कैलकुलेटर पे करना है और इनटू इज इक्वल टू 13.47, 13.47 हो जाएगा फर्स्ट वाला नंबर एंड सो ऑन। इसके बाद वाले नंबर्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट। 2.67, 7.13, ये हो जाएगा हमारा 7.13। नेक्स्ट 0.67, इससे बेटर है कि मैं खुद का कैलकुलेटर यूज कर लेता, लेकिन तुम लोग भी यहाँ पर कैलकुलेशन देख रहे हो। 0.45, 1.33, 1.77, नेक्स्ट है 2.33, 5.43। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें कैलकुलेशन करने में, बाकी और बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। 3.33, 11.09, 11.09, ठीक है। तो ये तो अपना ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, यानी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। सो अभी हमें एक्स वाई भी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई। तो एक्स कौन सा वाला यूज करेंगे, ध्यान रखना न्यू एक्स ही यूज करना है हमें। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यू एक्स को ही यूज करना है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर के लिए न्यू एक्स को यूज किया, सेम उसी तरह से न्यू एक्स को यूज करना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक्स वाई 13.47, सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर है। 3.67 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि y यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू 20 है। 73.4 नेगेटिव, तो -73.4 ये हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट 26 इंटू 2.67, ये हो जाएगा 69.42, तो -69.42। नेक्स्ट, मैं इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ये ऐसे मैं रैंडम नंबर इसलिए यूज कर रहा हूँ या मैं गैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था जहां पर गैप दिया हुआ था और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस वजह से। अदरवाइज गैप नहीं आता है ना, तब तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर है ना, ये एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार करने पर इस तरह से नंबर आएगा, 3 2 1 1 2 3 इस तरह के नंबर्स आएंगे। अगर गैप नहीं होता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने गैप दिया हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन
मुश्किल होने वाली है। तो नेक्स्ट 29 इंटू 0.67, 19.43 नेगेटिव, 19.43 हमारा ये भी नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा है 38 मल्टीप्लाई बाय 1.33। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करते टाइम हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है और हम कुछ गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। तो अगर तुम लोगों को कभी भी ऐसा लगे मैंने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी है, अभी मैं क्लास में नहीं हूँ कि क्लास में स्टूडेंट होता है तो वो मेरे को बता देता है कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, जैसे अभी 2019.67 के साथ हुआ था। क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट बैठे होते हैं तो मेरे को बता देता है कि कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मेरे को पता नहीं चल पाएगा। सो प्लीज, अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक हुई है, तो एक बार उसको तुम अपनी तरफ से सही करके उसको कंप्लीट कर लेना। 1.33 मल्टीप्लाई बाय 38, 50.54 ये हो जाएगा अपना, लेकिन ये पॉजिटिव होगा 50.54। अच्छा, ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं और वो यहाँ पर 73.4 आएगा तो सही, लेकिन वो उसको पॉजिटिव लिखाएंगे और बाद में वो गलत हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट होगा अपना 44 इंटू 2.33, नेक्स्ट होगा 44 इंटू 2.33, 102.52, मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ, 102.52। एंड लास्ट वुड बी 60 मल्टीप्लाई बाय 3.33, दैट वुड बी 199.8। हम चाहे तो इसको 200 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में हम वही कैरी कर रहे हैं, 199.8। ओके, दैट्स इट। अभी हमें फाइनल अब कैलकुलेशन करके बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो हमें एक तो एक्स वाई का टोटल चाहिए, तो एक्स वाई का टोटल कर लेते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू तो हमारी 199.8 आ रही है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं 102.52 प्लस 50.54 प्लस, सॉरी, अब नेक्स्ट वुड बी माइनस 19.43 माइनस 69.42 माइनस 73.4, तो ये आ रहा है 190.61। ठीक है, तो इसका टोटल तो आ रहा है 190.61। मैं यहां पर भी इसको लिख देता हूं, 190.61 मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया। और जो नेक्स्ट है उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का टोटल, तो एक्स स्क्वायर का मतलब इस कॉलम का टोटल चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का टोटल भी कर लेते हैं हम यहाँ पर, 13.47 प्लस 7.13 प्लस 0.45 प्लस 1.77 प्लस 5.43 प्लस 11.09, 39.34, ये हो जाएगा हमारा 39.34। 39.34। ठीक है, बस अभी इसको कर लेते हैं कंप्लीट। बी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 190.61 डिवाइड बाय 39.34, 4.85 कर देते हैं हम इसको, 4.85। बी की वैल्यू आ गई हमारी 4.85। सो अभी हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई है। सो जो हमारी मेन इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन ये थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन में हम ए और बी की वैल्यू फिल कर देते हैं। सो हमारे लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 36.17 प्लस 4.85x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमने वहां पर a को a की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और b को b की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद में ध्यान से देखना, हमें एक क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि 2018 एंड 2025 की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, 2018 एंड 2025। तो हम यहाँ पर 2018 एंड 2025 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फोरकास्ट करना 2018 को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 2018।
ध्यान रखना, जब भी हम शॉर्टकट यूज करते हैं ना, तो जो भी हमें डेटा पूछा जाता है उस डेटा को डायरेक्ट यूज नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पर इन सारे नंबर्स का, जितने भी नंबर्स हमें यहाँ पर ये गिवन है, इन सारे नंबर्स को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पर इनका बेस चेंज किया, और बेस चेंज करने के लिए हमने 2019.67 माइनस किया। जैसे हमने जितने भी ईयर्स गिवन थे उन सबका बेस चेंज किया और 2019.67 माइनस किया। सेम उसी तरह से इस ईयर का भी हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, और इस ईयर का बेस चेंज करने के लिए हमें इसमें से भी 2019.67 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, मैं वापस से, वही चीज है, मैं तुम्हें ये नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन तुम ये याद रखना, जो हमने एवरेज लिया था वही सेम नंबर हमें यहां पर यूज करना है इसका बेस चेंज करने के लिए। तो इसके लिए भी हमें न्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड यहां पर जो न्यू एक्स होगा, हम इस वाली वैल्यू में से, ये जो वैल्यू हमें यहां पर गिवन है, इस वैल्यू में से हम 2019.67 माइनस कर देंगे। इस वैल्यू में से 2019.67 माइनस कर देंगे, तो हमारा न्यू एक्स जो होगा ना, वो होगा -1.67। यही हमारा इक्वेशन में x है, यही नंबर्स हमारा इक्वेशन में x है। इस सेम नंबर को हमें यहाँ पे इक्वेशन में यूज करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 36.17 प्लस 4.85, एंड x की जगह पर यूज कर रहा हूं, x की जगह पर यूज कर रहा हूं, x की जगह पर एक बार मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं, 1.67 नेगेटिव, 1.67 नेगेटिव। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, 4.85 ये तो हमारी वैल्यू आ ही रही थी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.67 नेगेटिव, तो ये आ गया 8.09, और इसमें ऐड कर देना है 30, ये स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है नंबर 36.17, हम इसको ऐड कर देंगे तो 28.08 हो जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पर y की जो वैल्यू हो जाएगी 28.08। अच्छा, सेम इसी तरह से हमें 2025 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो 2025 के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले और 2025 जो न्यू एक्स है ना, वो न्यू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, न्यू एक्स हो जाएगा 2019.67 ही माइनस होगा। ध्यान रखना, कुछ और माइनस नहीं होगा, 2019.67 ही माइनस होगा। ठीक है। अच्छा, 2019.67 माइनस करेंगे तो x वुड बी 5.33, x जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5.33, और अगर x की वैल्यू 5.33 है तो यहाँ पर सेम सेम इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू 36.17 प्लस 4.85 इंटू 5.33, 4.85 इंटू 5.33, और इसमें ऐड कर देंगे हम 36.17। ये हमारा आंसर आ गया 62.02, 62.02 ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर 62.02। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, या मैंने ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर भी दिया हुआ है, और ये नंबर केवल व्हाट्सएप के लिए है, इस पे कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं होते, तो ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर। तो व्हाट्सएप पे अपनी यहाँ पर कोई भी क्वेरी है, मैंने यहाँ पर अपना नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पर तुम डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि डिमांड ऑफ स्कूटर कितना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूटर की डिमांड 90,000 हो जाएगी, ऐसा कब होगा। स्कूटर की डिमांड 90,000 हो जाएगी, ऐसा कब होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो 20,000 थी 2016 में, 26,000 थी 2017 में, इस तरह से यहाँ पर ये सारा डेटा दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्कूटर 90,000 की डिमांड पर पहुंच जाएंगे, ऐसा कब होगा? मतलब हमें पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें पीरियड कैलकुलेट करना है, सिंपल है कि हमें कैलकुलेट करना है एक्स। पीरियड का मतलब हमें इस क्वेश्चन में एक्स कैलकुलेट करना है, और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना है एक्स ऑन वाई। एक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहां पर यूज करना है एक्स ऑन वाई। एक मिनट वेट करना, ठीक है। एक्स की कैलकुलेशन अगर हमें यहाँ पर करनी है तो एक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यूज करना है एक्स ऑन वाई। जैसे हमने पहले y की कैलकुलेशन की थी तो y ऑन x को यूज किया था, अभी हमें x की कैलकुलेशन करने के लिए x ऑन y को यूज करना है। x ऑन y में भी इक्वेशन जो होती है, ये हमारी x ऑन y की जो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अच्छा, ऐसा मत करना गलती से कि ऊपर जो a और b की वैल्यूज आई है यही a और b की वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दो, नहीं, यहाँ पर a और b की वैल्यूज दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी। तो जैसे ऊपर a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तो यहाँ पर भी a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला था सिग्मा y अपॉन एन, इस बार फॉर्मूला रहेगा सिग्मा x अपॉन एन। इस बार फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था तो b की इक्वेशन बनाने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, इस बार रहेगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा फिल कर लेते हैं यहाँ पर। 2016, 17, 19, 2016, 17, 19, 21, 22 एंड 23। ठीक है, इसके बाद हम y की वैल्यू को भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। y की वैल्यू थी 20, 26, 29, 20, 26, 29, 38, 44, 60, 38, 44, 60। अच्छा, ये सबसे पहले कंप्लीट किया हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पहला वाला यानी फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने न्यू एक्स कैलकुलेट किया था, इस बार हमें न्यू वाई कैलकुलेट करना है। तरीका सेम रहेगा, हमने न्यू एक्स कैलकुलेट करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार किया था, सो हमें न्यू वाई कैलकुलेट करने के लिए वाई माइनस वाई बार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, वाई माइनस वाई बार हमें करना है तो वाई का टोटल चाहिए डिवाइड बाय नंबर, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो वाई का टोटल ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ था, वाई का टोटल आ रहा था 217। तो अगर हम यहाँ पर वाई बार कैलकुलेट करेंगे तो 217 डिवाइड बाय, वैसे तो यहाँ पर देखो एक ही वैल्यू है वो वाई बार ही है, फिर भी एक बार के लिए 217 डिवाइड बाय 6, 36.17 हो जाएगा ये हमारा। तो हमें यहाँ पर न्यू वाई कैलकुलेट करना है, और न्यू वाई कैलकुलेट करने का तरीका रहता है वाई माइनस वाई बार। ठीक है, और वाई बार जो हमारा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 36.17। वाई बार जो यहाँ पर है वो है 36.17। अच्छा, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए एक बार मैं अपना कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, नॉर्मल कैलकुलेटर। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो चलो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले वाई माइनस वाई बार करना है, तो पहला तो बिल्कुल आसान है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 16.17 हो जाएगा, दैट वुड बी 16.17। एंड नेक्स्ट भी आसान है, माइनस 10.17 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तो नेक्स्ट वाला भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट वाला भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.17 नेगेटिव। और नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 1.83। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो 44, 36 कर लेते हैं इसको, 44 माइनस 36 तो 7.83 हो जाएगा ये। और लास्ट जो हो जाएगा वो 60 माइनस 36, 23.83। और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर कि हम जब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टोटल होता है ना वो जीरो हो जाना चाहिए। तो 23.83 प्लस 7.83
प्लस 1.83 माइनस 7.17 माइनस 10.17 माइनस 16.17। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया ये हमारा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वाई की जो वैल्यू है बस हम उसका स्क्वायर कर देंगे। 16.17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 261.47। ये हो जाएगा 261.47। ठीक है, 10.17 का स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी 103.43। 103.43। नेक्स्ट वाली वैल्यू है, उसको हम सॉल्व करते हैं। 7.17 51.41 हो जाएगा ये। 51.41। नेक्स्ट हम करते हैं 1.83, 3.35, नेक्स्ट 7.83, 61.31 और लास्ट है 23.83, 567.87। 567.87। ठीक है, हमें इन सबका टोटल भी करना है क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल चाहिए हमें। तो वाई स्क्वायर का टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर का टोटल करने के लिए एक बार इसका टोटल कर देते हैं। 567.87 प्लस 61.31 प्लस 3.35 प्लस 51.41। और एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ध्यान रखना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर सारे नंबर पॉजिटिव आने वाले इस वाले कॉलम में। प्लस 103.43 प्लस 261.47। सो ये हो गया हमारा 1048। ठीक है, 1048.84। 1048.84। 1048.84। ठीक है, अच्छा एक हमें एक्स वाई भी करना है, तो ध्यान रखना एक्स वाई करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है लेकिन सिर्फ ये इकलौता ऑप्शन है, केवल ये अकेला ऑप्शन है जो हमें यूज करना पड़ेगा। तो सॉरी, एक्स वाई के लिए एक्स इंटू वाई, ये वाला न्यू वाई, वाई स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने वाई स्क्वायर को हाईलाइट करके दिखा दिया था। वाई स्क्वायर नहीं होगा, एक्स वाई करना है तो एक्स इंटू वाई, दिस वाई न्यू वाई, एक्स इंटू न्यू वाई हमें करना है। तो x इंटू न्यू वाई करेंगे तो 2016 मल्टीप्लाई बाय 16, 2016 मल्टीप्लाई बाय 16.17, 32,598। 32,598.72। ठीक है, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, ये मैं लिखना भूल गया। माइनस 32,598.72 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट 2017 मल्टीप्लाई बाय 10.17, 20,512, 20,512.89। नेक्स्ट हो जाएगा 2019 मल्टीप्लाई बाय 7.17, 14,476, 476.23। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2021 मल्टीप्लाई बाय 1.83, 3698.43, 3698.43। ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सब पहले वाले नंबर नेगेटिव रहेंगे,
ये पॉजिटिव होगा। 2022 मल्टीप्लाई बाय 7.83, 15,832, 15,832.26, ठीक है। और लास्ट वाला है 2023 मल्टीप्लाई बाय 23.83, 48,208, 48,208.09, ये वाला नंबर रहेगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर ईयर्स गिवन हो, यहाँ पर हो सकता है पीरियड भी गिवन हो सकता है, वीक भी गिवन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ईयर्स वाले नंबर्स गिवन हो तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, दैट डिपेंड्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन इस तरह से कुछ पिक किया है, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो रही है। 3698 अभी मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, माइनस 14,476.23 माइनस 20,512.89 माइनस 32,598, 150.94, ये हो जाएगा 150.94। अब बस ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, अच्छा हमें सिग्मा एक्स भी तो कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स। तो देखो मैं 2000 को एक बार इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि सबका 2000 इक्वल टू 12,000 और बाकी बचा हुआ वैसे हमने कैलकुलेट किया ही था, फिर भी एक बार 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, तो 12,118 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है 12,118, इसका जो टोटल है, तो x का टोटल हो गया 12,118 डिवाइड बाय n का मतलब है अपना नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6। ये हो जाएगा 2019.67, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। 2019.67 मैंने ये दोबारा इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि हमारी पहले मिस्टेक हो गई थी, तो बस मैं ये चेक करने के लिए कि क्या करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी वहां से लिख सकते थे। अच्छा, बी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बी को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें यहाँ पर डेटा यूज करना पड़ेगा, वो डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें चाहिए सबसे पहले एक्स वाई का टोटल, एक्स वाई का टोटल आ रहा है 150.94, 150.94, एंड वाई स्क्वायर का टोटल आ रहा है 1048.84, 150.94 डिवाइड बाय 1048.84, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1439। मैं इसको 0.1439 है। क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट यूज करो, तो हमें चारों डिजिट यूज करनी है, लेकिन अभी हम हमारे कन्वीनियंस के लिए केवल 2 डिजिट यूज करेंगे। सो जो एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन थी हमारी, तो एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन ये थी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय, ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन थी। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं रीफॉर्म करूंगा, दोबारा से लिखूंगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पता लग चुकी है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2019.67 प्लस 0.14y। मैं इस इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म कर पाया, ठीक है। अभी बस वही हमें क्या पूछा था, 90,000, ठीक है। अच्छा, ऊपर अगर डेटा देखोगे ना, तो 1000 मैंने यहाँ पर जो डेटा है उसको मैंने 1000 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और बाकी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 2026, इस तरह से डेटा यूज कर रहा हूँ। सेम डेटा मैंने यहाँ पर ये 2026 यूज किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 90,000 के लिए, लेकिन हमें केवल 90 यूज करना है, 90,000 यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा काम जो है वो 90 में भी हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर y की हमें वैल्यू गिवन है, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, तो हमें y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है, 90। लेकिन हमें पता है कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, और अगर हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू y। एंड न्यू y कैसे कैलकुलेट होता है, y माइनस वो वाला नंबर जो हमने क्वेश्चन में बेस चेंज करने के लिए यूज किया है,
और हमने इस क्वेश्चन में y का जो बेस चेंज किया है वो 36.17 से किया है। हमने इस क्वेश्चन में y का जो बेस चेंज किया है वो 36.17 से किया है। तो यहाँ पर भी -36.17 कर देंगे हम, ठीक है। तो 90 माइनस 36.17 53.83, तो ये हो जाएगा 53.83। और ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम y की जगह पर y को रिप्लेस करके 53.83 पुट कर देंगे। तो 2019.67 प्लस 0.14 इंटू 53.83, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x वुड बी 0.14 इंटू 53.83 प्लस 2019.67, यानी लगभग ईयर 2027 आ रहा है इसका आंसर। 2027 अप्रॉक्स, ईयर 2027 27.2 आ रहा है। तो 27.2 को तुम चेंज भी करके लिख सकते हो, डेज वगैरह में चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे अप्रॉक्स करके लिख दिया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने फोरकास्टिंग से लिया था ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी प्लानिंग। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिपार्टमेंट वर्क्स 10 आवर्स अ शिफ्ट में काम करता है, 280 डेज अ ईयर काम करता है, और नीचे हमें क्वेश्चन में यूजेज डेटा दिया हुआ है सारी मशीन्स का, ठीक है। यानी मशीन हमारे बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और उनकी एनुअल डिमांड कितनी है ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और प्रोसेस करने में एक एक यूनिट को प्रोसेस करने में कितना कितना टाइम लगता है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पी क्यू आर, जो हमारे 3 प्रोडक्ट है पी क्यू आर, इनको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक मशीन की कैपेसिटी कितनी होगी, और थर्ड क्वेश्चन है कि कितनी मशीन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कि पी क्यू आर कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो प्रोडक्ट है हमारे पी क्यू एंड आर, ये 3 प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। एनुअल डिमांड रहने वाली है 400, 600 एंड 550, ठीक है। अच्छा 400 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में 5.5 आवर्स लगते हैं, तो 2200 हो जाएंगे वैसे ही, ठीक है। 400 इंटू 5.5, एक यूनिट को बनाने में 5.5 आवर्स लग रहे हैं हमें, ठीक है। तो 400 यूनिट्स को बनाने में 2200 आवर्स लगेंगे। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ए, उसका आंसर कर रहा हूं। नेक्स्ट को 3 आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट कंप्लीट करने में, तो हमें टाइम लगेगा 1800 आवर्स यहाँ पर प्रोडक्ट क्यू को कंप्लीट करने में। और नेक्स्ट है 2.8 आवर्स, 550 यूनिट्स हमें बनानी है, और एक यूनिट बनाने में 2.8 आवर्स लग रहे हैं, तो 1540 आवर्स लगेंगे प्रोडक्ट आर को कंप्लीट करने में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक मशीन की कितनी होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा ध्यान से देखना, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एक मशीन की, ठीक है, ध्यान रखना एक मशीन के बारे में बात की जा रही है। हम पूरे साल में, पूरे ईयर 280 डेज काम कर रहे हैं, और पर डे हम 10 आवर्स काम कर रहे हैं, तो एक दिन में हम एक मशीन को 10 आवर यूज कर सकते हैं। तो 280 डेज में, एनुअल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो 1 ईयर में हम उसको 280 डेज यूज कर सकते हैं, और 1 डे 10 आवर्स हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम पूरे साल की अगर बात करें, एनुअल कैपेसिटी की बात करें, तो हम उसको
एनुअली 280 days एंड 10 hours पर डे एक मशीन हम यूज कर सकते हैं, 10 hours पर डे एंड दैट वुड बिकम 2800 hours। हम एक मशीन को एनुअली 2800 hours तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो, हमें अपना काम कंप्लीट करना है, हमें अपना काम कंप्लीट करना है, हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है, और हमारा वर्क है इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना। और इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में हमें टाइम कितना लग रहा है? हमें टाइम लग रहा है टोटल 5540 आवर्स। हमें टोटल टाइम लग रहा है 5540 आवर्स। और एक मशीन को हम कितना आवर्स यूज कर सकते हैं? एक मशीन को हम 2800 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। देखो, हमें 5540 आवर्स वर्क करना है अपना सारा जॉब कंप्लीट करने के लिए, और हम एक मशीन को 2800 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बिकम 1.98 मशीन्स आ जाएगा, पर मशीन है ये, ठीक है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 1.98, और मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 2 मशीन्स। हमें रिक्वायरमेंट रहेगी 2 मशीन्स की। हमें क्या करना है, देखो, हमें हमारी जॉब पीक्यूआर को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम काम करना पड़ेगा, और एक मशीन हमारे को इतना टाइम काम करके दे सकती है। तो हमें टोटल अपना सारा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितनी देर तक वर्क करना पड़ेगा? 5540, और उस सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है, और अच्छा, जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी हमारे मॉड्यूल में गिवन है, मैंने उसका कुछ डेटा इधर उधर चेंज किया है। तो सेम इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल में गिवन है। क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमारी वो इंसेंटिव स्कीम अलाउ करती है प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन पर, यानी जितना हम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करेंगे उतना ही हमें बोनस मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रोडक्शन 120% है, एक्स्ट्रा 20% मेरे को मेरी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उसके ऊपर 20% मेरे को बोनस भी दिया जाएगा। और वो बोल रहा है कि कब दिया जाएगा ये बोनस? जब हमारा परफॉर्मेंस लेवल बियॉन्ड 100% होगा। तो हमें हमारे एक वर्कर के लिए टोटल पेमेंट भी कैलकुलेट करना है कि उस वर्कर को हमने टोटल पेमेंट कितना किया, उसका हमें इंसेंटिव भी पता लगाना है, उसको इंसेंटिव कितना दिया, और हमें उस वर्कर की उस पर्टिकुलर डे की प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट करके बतानी है कि उस पर्टिकुलर डे में उस वर्कर ने कितनी प्रोडक्टिविटी को अचीव किया। ये सब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। अच्छा, उस वर्कर का डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है। उस वर्कर का जो जॉब है या उस वर्कर का जो टास्क है वो है टेलीविजन सेट की असेंबली करना, ठीक है। उस असेंबली में, एक असेंबली में उसे 13 मिनट्स का टाइम लगता है, यानी अगर वो एक टेलीविजन सेट को असेंबल करता है तो उसे टाइम लगता है 13 मिनट्स का। वो हमारे पास कितनी देर के लिए काम कर रहा है? 8 आवर्स के लिए वर्क कर रहा है। उसके अलावा 1.5 आवर्स उसने अनमेजर्ड वर्क पर स्पेंड किया है। अनमेजर्ड वर्क सिंपल है, तुम्हारा जो टास्क है, जैसे इसमें वर्कर का टास्क है असेंबली करना, असेंबली के अलावा वो कुछ भी काम कर रहा है। वो लंच कर रहा है, वो अपने कलीग से बातचीत कर रहा है, वो अपने बॉस से बातचीत कर रहा है, वो किसी कस्टमर या क्लाइंट की कॉल को अटेंड कर रहा है, या वो कुछ अपने टूल्स को साफ सफाई कर रहा है, या टूल्स के मेंटेनेंस वगैरह को देख रहा है, या मशीन के मेंटेनेंस को देख रहा है। तो अगर वो वर्कर असेंबली के अलावा और कोई भी तरह की जॉब परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसको अनमेजर्ड बोला जाता है। तो और अनमेजर्ड वर्क के लिए हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने खाना जल्दी खाया, क्योंकि लंच करना, डिनर करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिनर भी होता है क्योंकि बहुत सारे वर्कर नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं। तो लंच करना, डिनर करना, या क्लाइंट कॉल को अटेंड करना, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने क्लाइंट कॉल जल्दी अटेंड कर ली, या मैंने क्लाइंट को जल्दी ही सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग तरह से बिहेव करता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने क्लाइंट कॉल को जल्दी अटेंड कर लिया, या मैंने क्लाइंट को जल्दी सेटिस्फाई कर दिया है, या मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को जल्दी फुलफिल कर दिया, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अनमेजर्ड वर्क के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, परफॉर्मेंस लेवल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेजर्ड वर्क के लिए किया जा सकता है। तो 8 आवर्स हमारे पास में वो अवेलेबल था, जिसमें से वो 1.5 आवर्स तक अनमेजर्ड वर्क कर रहा था।
अच्छा, उसने उस पर्टिकुलर डे काम करके 40 यूनिट्स बना दिए और उसकी वेज रेट जो है वो 100 रुपीज पर आवर है। तो हमें कैलकुलेट करना है उसको वेजेस कितनी मिली, हमें कैलकुलेट करना है उसको बोनस कितना मिला, हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसने उसकी उस दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी थी। तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर मेजर्ड वर्क। एंड मेजर्ड वर्क यहां पर क्या रहेगा, उसका मेजर्ड वर्क रहेगा असेंबली ऑफ टीवी सेट्स। उसका जो मेजर्ड वर्क रहेगा इस केस में वो रहेगा असेंबली ऑफ टीवी सेट्स। तो हम यहाँ पर मेजर्ड वर्क की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। कैसे करेंगे मेजर्ड वर्क की कैलकुलेशन? वर्कर हमारे पास में अवेलेबल था फॉर 8 आवर्स। अनमेजर्ड वर्क में उसने टाइम स्पेंड किया 1.5 आवर्स। तो टाइम स्पेंट इन मेजर्ड वर्क, टाइम स्पेंट इन मेजर्ड वर्क वर्कर अवेलेबल था फॉर 8 आवर्स माइनस 1.5 आवर्स मेजर्ड वर्क के लिए, देन 6.5 आवर्स फॉर अनमेजर्ड वर्क, सॉरी 1.5 आवर्स फॉर अनमेजर्ड वर्क, सो 6.5 आवर्स फॉर मेजर्ड वर्क। ठीक है। अच्छा, एक यूनिट कंप्लीट करने में उसे 13 मिनट्स लगते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो यहाँ पर ये गिवन है, एक यूनिट को कंप्लीट करने में, असेंबल करने में 13 मिनट्स लगते हैं। तो 6.5 आवर्स में उसको कितनी यूनिट असेंबल कर लेनी चाहिए थी? देखो क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड टाइम गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम है 13 मिनट्स पर यूनिट। 1 यूनिट उसे कंप्लीट करने में 13 मिनट्स लगते हैं। उसने हमारे पास काम कितनी देर किया? उस वर्कर ने हमें 6.5 आवर्स दिए। तो 6.5 आवर्स में अगर वो जो 13 मिनट वाली रेट है उसी रेट पर काम करता, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? तब उसका प्रोडक्शन होना चाहिए था, हम उसको लिख लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास में अवेलेबल था 6.5 आवर्स के लिए, एंड एक यूनिट उसे कंप्लीट करने में लग रहे हैं 13 मिनट्स, ठीक है, पर यूनिट 13 मिनट्स पर यूनिट है ये। तो 6.5 आवर्स को भी हमें मिनट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो गिवन है वो मिनट्स में गिवन है। तो अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए 390 30 यूनिट्स, देखो 6.5 इंटू 60, 390, 390 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो ये आंसर जो आएगा ये आएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आएगा 30 यूनिट्स का। कि उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करना चाहिए था उसे 30 यूनिट्स, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो 30 यूनिट्स होना चाहिए था अगर स्टैंडर्ड रेट पर वो काम करता। लेकिन उसने एक्चुअली में कितनी यूनिट्स बना दी है? उसने एक्चुअली में यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसने एक्चुअली में उस दिन 40 यूनिट असेंबल कर दी। अगर उसने एक्चुअली में 40 यूनिट असेंबल कर दी है तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका 40 यूनिट्स। तो बाय डिफॉल्ट उसे 30 यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए थी एंड ही प्रोड्यूसेस 40 यूनिट्स। तो इसका मतलब वो अपनी एफिशिएंसी से या वो अपनी परफॉर्मेंस लेवल से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अभी हमें कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो रहेगा एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इनटू 100 भी करना चाहो तो कर देना परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 40, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 30 यूनिट्स, ठीक है। एक्चुअल मैंने यहाँ से लिया है, स्टैंडर्ड मैंने यहाँ से लिया है। तो अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 133.33% हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 133.33%। चलो, ये तो हो गया अपना फॉर मेजर्ड वर्क। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर,
क्योंकि हमें अनमेजर्ड के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करनी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अनमेजर्ड के लिए एफिशिएंसी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कि अनमेजर्ड वर्क को मैंने जल्दी कंप्लीट किया क्योंकि क्लाइंट मेरे से जल्दी सेटिस्फाई हो गया, मेरे कलीग से नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनमेजर्ड वर्क करने में कम एफिशिएंट है। ठीक है, कस्टमर अलग तरह के होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टोटल पेमेंट कितना मिला उसे, हमने वर्कर को टोटल कितना पे किया है, सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, टोटल पेमेंट। अच्छा, टोटल हमने कितनी वेजेस पे की है? हमने वेजेस है ना दो तरह की जॉब्स के लिए पे की है, मेजर्ड वर्क और अनमेजर्ड वर्क। हमने यहाँ पर जो वेजेस है वो दो तरह की जॉब्स के लिए पे की है, मेजर्ड एंड अनमेजर्ड वर्क। तो हम दोनों के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले फॉर मेजर्ड वर्क, फॉर मेजर्ड देखो, मेजर्ड वर्क में उसने 6.5 आवर्स काम किया, वर्कर ने 6.5 आवर्स काम किया। अच्छा, पर आवर कितना वेजेस है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपीज पर आवर हमारा वेजेस है, तो इंटू रुपीज 100 कर देते हैं हम यहाँ पर, और इनटू उसका एक्चुअल पेमेंट तो होना चाहिए था 650, लेकिन उसने 100% से बियॉन्ड परफॉर्मेंस दिया है। कितना बियॉन्ड परफॉर्मेंस दिया है? 133%, यानी 33% एक्स्ट्रा। तो 133% बियॉन्ड परफॉर्मेंस के लिए हमें 133.33% उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर हम उसको 133.33% एक्स्ट्रा पे करते हैं, 133.33, तो उसका टोटल पेमेंट हो जाएगा 866.65, 866.65 फॉर मेजर्ड वर्क, 866.65 फॉर मेजर्ड वर्क। ऐसे ही हम अनमेजर्ड वर्क के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको अनमेजर्ड वर्क के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो अनमेजर्ड वर्क के लिए हो जाएगा, अनमेजर्ड वर्क उसने 1.5 आवर्स लगाया है, और एक बार देख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा स्पेस है क्या, नहीं है, यहीं पर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस लेके कंप्लीट कर लूँगा। अनमेजर्ड के लिए 1.5 आवर्स और इंटू रुपीज 100, तो अनमेजर्ड वर्क का पेमेंट हो जाएगा रुपीज 150। तो टोटल वेजेस का अगर हमें पेमेंट कैलकुलेट करना है कि हमने टोटल वेजेस का पेमेंट कितना किया, तो दिस एंड दिस ऐड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 866.65 प्लस 150, 1016.65, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा उसका 1016.65। ठीक है। अच्छा, सेकंड, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व करें, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि बोनस कितना पे किया उसको, क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसका बोनस कितना पे किया है, तो हम बोनस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, बोनस। अच्छा, बोनस का पेमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो बोनस का पेमेंट भी कैलकुलेट करना आसान है। देखो, जो उसको एक्स्ट्रा हमने पेमेंट किया है ना, वो मेजर्ड वर्क के लिए किया है, तो मेजर्ड वर्क का एक्चुअल जितना पेमेंट होना चाहिए था, तो एक्चुअल मेजर्ड वर्क के लिए हमने 866.65 रुपीज का एक्चुअल पेमेंट किया, लेकिन स्टैंडर्ड पेमेंट कितना होना चाहिए था? स्टैंडर्ड पेमेंट उसका 650 रुपीज होना चाहिए था। ठीक है, तो 866.65 माइनस 650, तो 216.65 हमने उसको बोनस पे किया है, तो रुपीज 216.65 हमने उसको बोनस पे किया है। तो एक क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया,
और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है उस पर्टिकुलर डे की। तो उस पर्टिकुलर डे की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, वो कितना एफिशिएंट था उस दिन। तो मैं यहां से या तो इसको भी आंसर कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बार अलग से ही लिख देता हूं। तो थर्ड है उस दिन की उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एक ही बात होती है। तो उस पर्टिकुलर डे की प्रोडक्टिविटी उसकी 133.33% है। दैट्स इट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और क्वेश्चन कंप्लीट है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर एंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना तो एक बार दोबारा से उसका सॉल्यूशन देख लेना, थोड़ा सा 1.5x 1.25x की स्पीड पर देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको हम फैसिलिटी लोकेशन या फैसिलिटी लेआउट भी बोलते हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर जो चैप्टर गिवन है। तो यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने कुछ मॉड्यूल से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने फैसिलिटी फैसिलिटी लेआउट के दो क्वेश्चंस लिए हैं और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर फैसिलिटी लोकेशन का लिया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लोकेशन। तो फैसिलिटी लेआउट का क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। हमें क्वेश्चन में एक प्रेजेंट लेआउट गिवन है। ये वाला जो लेआउट है ना, ये हमारा प्रेजेंट लेआउट है। ठीक है, डिपार्टमेंट यहाँ पर है ना, जो मैनेजर है ना, वो डिपार्टमेंट सी और एफ की पोजीशन को इंटरचेंज करना चाह रहा है प्रेजेंट लेआउट में। ठीक है, वो ये चाहता है कि सी और एफ अपनी अपनी जगह चेंज कर लें, यानी बेसिकली वो सी और एफ को इंटरचेंज करना चाह रहा है, दोनों की पोजीशन चेंज करना चाह रहा है यहाँ। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो हैंडलिंग फ्रीक्वेंसीज है वो भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सारी नीचे जो टेबल गिवन है ये हैंडलिंग फ्रीक्वेंसी की टेबल है। तो ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन लास्ट में ये पूछ रहा है हमसे कि इस सी और एफ के इंटरचेंज का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, क्या ये इंटरचेंज अच्छा है, क्या ये इंटरचेंज खराब है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रेजेंट लेआउट को बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट लेआउट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमें प्रेजेंट लेआउट गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें प्रपोज्ड लेआउट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रपोज्ड लेआउट का मतलब है कि हम नया लेआउट कौन सा डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरह का हम नया लेआउट डिजाइन करना चाहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट बनाना पड़ेगा। देखो कैसा नया लेआउट चाहते हैं। ए बी डी एंड ई ये तो अपने अपने स्पेस पर रहे, सी और एफ अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर दे, ये दोनों डिपार्टमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर दे। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है प्रेजेंट और प्रपोज्ड लेआउट से। उसके बाद नेक्स्ट हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल को है ना एलडी टेबल, लोड डिस्टेंस टेबल बोला जाता है। ये जो हमारी टेबल है ना, इसको हम एलडी टेबल बोलते हैं, लोड डिस्टेंस टेबल। ठीक है, एलडी का फुल फॉर्म है लोड डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लोड डिस्टेंस टेबल क्रिएट करते हैं। और लोड डिस्टेंस टेबल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना, जितने भी हमें मूवमेंट्स गिवन है, मूवमेंट्स जैसे ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी जीरो है तो हम ए टू डी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ए टू ई बी जीरो है तो हम ए टू ई को इंक्लूड नहीं करेंगे। जितने भी मूवमेंट्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ना, वो सारे मूवमेंट्स हमें फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो जैसे सबसे पहला जो मूवमेंट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए टू बी। तो मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ए टू बी हम मूव कर रहे हैं, गुड्स को मूव करवा रहे हैं ए टू बी। और अगर तुम लोगों ने प्लांट लेआउट समझा है तो प्लांट लेआउट में भी इसी तरह से गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स को हैंडल किया जाता है, एक डिपार्टमेंट हैंडल करता है दूसरे डिपार्टमेंट को। ए टू सी एंड ए टू एफ, ए टू सी एंड ए टू एफ। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, जितने भी सिंपल बोलू ना तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना वो सारे नंबर्स हम यूज करने वाले हैं। जैसे ए टू बी हम यूज करने वाले हैं, ए टू सी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ए टू एफ हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई, बी टू सी, बी टू डी एंड बी टू ई। और इस तरह से हम जो भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को यहाँ पर यूज कर लेते हैं।
इन सारे नंबर्स को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ। ये सारे मूवमेंट्स हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा अपना, और तुम चाहो ना तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन रहेगा, तो वहां से क्वेश्चन में टेबल में डायरेक्ट देख सकते हो नंबर्स। P2E and C2D, C2E, C2F, C2D, C2E एंड C2F। उसके बाद में है D2E, D2F, D2E, D2F, और लास्ट वुड बी E2F रहेगा हमारा। ये सारे मूवमेंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो लोड का होता है। ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पर इस टेबल में जितने भी नंबर्स हैं वो लोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ए टू बी का अगर मैं यहाँ पर लोड नोट डाउन करूंगा तो ए टू बी का लोड होगा 20, देन 25, देन 20, इस तरह से चलेगा। तो मैं यहाँ पर लोड नोट डाउन कर रहा हूँ। 20, 25, 20, 40, 15, 20, 25, 30, 10, 25, 30, 10, 20, 15, 20, 20, 15 एंड 20। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस D1 प्रेजेंट लेआउट से आता है और डिस्टेंस D2 जो है वो प्रपोज लेआउट से लिया जाता है। डिस्टेंस D1 है वो प्रेजेंट लेआउट से आता है और डिस्टेंस D2 है वो प्रपोज लेआउट से लिया जाता है। अब डिस्टेंस देखने का तरीका बहुत ही आसान है। डिस्टेंस देखने का तरीका यहाँ पर ये रहता है, या डिस्टेंस को मेजर करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से रहता है। ध्यान से समझना। डिस्टेंस, एक और बात समझ लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए अगर ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा है तुमने। मूवमेंट जो होगा ना वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। ठीक है। तो जैसे मेरे को ए से बी तक जाना है, पहले मैं प्रेजेंट लेआउट के बारे में बात करता हूँ। प्रेजेंट लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं। ए टू बी तक जाना है ना, तो मेरे को केवल एक स्टेप कवर करनी होगी। ठीक है। हम डिस्टेंस को 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी डिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है एडजेसेंट डिपार्टमेंट के बीच में, वो सेम रहने वाला है। तो अगर मेरे को ए टू बी मूव करना है ना, तो मैं 1 स्टेप बोलूंगा। मान लो मेरे को ए टू सी मूव करना है, तब भी मैं 1 स्टेप बोलूंगा। लेकिन मेरे को ए टू डी मूव करना है ना, तो 1 स्टेप एंड 1 स्टेप, 2 स्टेप्स हो जाएगी। या वाइस वर्सा हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप ऐसे हो जाएगी। जबरदस्ती ऐसा नहीं करना है मैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कि ए टू डी मूव करने में 4 स्टेप लगेंगे। मिनिमम जो होगा वही यूज करेंगे हम। तो ए टू बी अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मेरे को 1 स्टेप कवर करना पड़ेगा। ए टू बी 1 स्टेप। नेक्स्ट है ए टू सी, तो मेरे को 1 स्टेप कवर करना पड़ेगा। ए टू सी 1 स्टेप। नेक्स्ट है ए टू एफ। ध्यान से देखना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स। तो मेरे को ए टू एफ यानी ए से स्टार्ट करके एफ तक पहुंचना है, तो मेरे को 3 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। देन बी टू सी के लिए 2 स्टेप्स, बी टू डी के लिए 1 स्टेप, बी टू ई 3 स्टेप्स, एंड सो ऑन। बाकी सारी स्टेप्स भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूं। नेक्स्ट है सी टू डी। सी टू डी मूव करना है तो 1 स्टेप। ठीक है, कैसे? ये देखो 1 स्टेप में काम हो जाएगा हमारा सी टू डी। नेक्स्ट हमें सी टू ई मूव करना है, देन 1 स्टेप। लास्ट है सी टू एफ। सी टू एफ में, सी टू एफ में 2 स्टेप्स। डी टू ई, डी टू ई 2 स्टेप्स, डी टू एफ 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 1 स्टेप, 1 स्टेप, एंड ई टू एफ अपना काम 1 स्टेप में हो जाएगा। जैसे हमने डिस्टेंस 1 प्रेजेंट लेआउट के लिए लिया है, ऐसे ही हमें डिस्टेंस 2 जो है वो प्रपोज लेआउट के लिए यूज करना है। तो ए टू बी, अभी भी ए टू बी 1 स्टेप ही चलना है हमें, 1 स्टेप का ही मूवमेंट होगा। ए टू बी, ए टू बी 1 स्टेप। ए टू सी 3 स्टेप्स। देखो 1, 2 एंड 3। ए टू सी 3 स्टेप्स। ए टू एफ 1 स्टेप।
B2C 2 steps, B2D 1 step, B2E 3 steps, C2D 1 step, C2D 1 step, C2D 1 step। ठीक है, मूवमेंट जो भी होगा ध्यान रखना, या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा या वर्टिकल मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट C2E है, तो C2E 1 स्टेप, C2F 2 स्टेप्स, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप्स, DE DE 2 स्टेप, DF 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 1 स्टेप, और लास्ट EF वुड बी 1 स्टेप, EF जो हमारा होगा वो 1 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हमें लोड को डिस्टेंस 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार हमें लोड को डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दो बिट डिपार्टमेंट के पोजीशन चेंज होने की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शंस तो उतने ही होंगे, दो डिपार्टमेंट की पोजीशन चेंज होने की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शंस तो सेम रहेंगे, लेकिन उनका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और हर बार इंटरेक्शन करने के लिए अगर डिस्टेंस कम होता है तो डिस्टेंस उन्हें कम कवर करना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उन्हें डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू D1, एंड इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वुड बी L इंटू D2। ठीक है, सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें LD1, साथ के साथ ही हम LD2 भी सॉल्व करें। ध्यान रखना, ये प्रेजेंट लेआउट के लिए है और ये प्रपोज्ड के लिए है, क्योंकि D1 प्रेजेंट लेआउट का डिस्टेंस है और D2 प्रपोज्ड लेआउट के लिए डिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ द नंबर्स है ना वो सेम ही आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है सेम आए, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो डिफरेंस रहेगा ना बस उसको ही यहाँ पर ऐड करके लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे तक टोटल कर लिया। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसमें है ना ये जो L इंटू D1 और L इंटू D2 किया है, ये हम इसका टोटल करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको बोला जाता है LD स्कोर बोला जाता है इसको। तो प्रेजेंट लेआउट का जो LD स्कोर है उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रपोज लेआउट के LD स्कोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट लेआउट का LD स्कोर क्या रहेगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। 20 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 15 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 15। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 20 25 60 80 15, 20 25 60 80 15, 60 25 30 20, 60 25 30 20 40 50 15। ठीक है, दैट्स इट। 405 करंट लेआउट का जो एलडी स्कोर हो रहा है वो हो रहा है 405। प्रपोज लेआउट का एलडी स्कोर देखो है ना, बाकी सब तो सेम है नंबर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे नंबर सेम है। देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर देखोगे तो 50 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो 405 आ रहा था उसमें हम 50 ऐड करेंगे तो 455 हो जाएगा। बाकी और देखो यहाँ पर है ना 40 कम हो गया, इसमें देखोगे तो 40 कम हुआ है, तो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पर 40 माइनस 40। उसके बाद नेक्स्ट वाले और सारे नंबर सेम है, तो आ रहा है 415। एलडी स्कोर जितना ज्यादा होगा ना उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होगा। एलडी स्कोर जितना ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन को उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोर एलडी स्कोर मींस मोर स्टेप्स टू कवर्ड, हमें ज्यादा स्टेप कवर करनी पड़ेगी मूवमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि सी और एफ को इंटरचेंज करने से क्या इफेक्ट रहेगा। तो सी और एफ को इंटरचेंज करने की वजह से
एलडी स्कोर इंप्रूव होगा, और एलडी स्कोर इंप्रूव होने का मतलब एलडी स्कोर इंक्रीज होगा। उसके इंक्रीज होने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही वर्क करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स कवर करनी पड़ेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन में ठीक नहीं है। ज्यादा स्टेप कवर करना मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एस पर, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखना है हमें, एस पर एलडी स्कोर we can say that, as per LD score we can say that due to interchange in departments C and F would lead to increased movement in handling। 10 वैसे इस पे पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम ये भी लिख सकते हो 10 इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, सी और एफ को इंटरचेंज करना सही नहीं है, 10 इट इज नॉट एडवाइजेबल, इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था? फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें ये पता था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास में कुछ एक करंट लेआउट गिवन है, ये वाला जो लेआउट है ना, ये करंट लेआउट है, और हमें ट्रिप मैट्रिक्स गिवन है, ट्रिप का मतलब वही मूवमेंट की मैट्रिक्स गिवन है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ये बोल रहा था सी और एफ अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। दिस क्वेश्चन सेड दैट हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन के रीजन से डिपार्टमेंट ई एंड डिपार्टमेंट एफ अपनी पोजीशन पर रिमेन रहेंगे। डिपार्टमेंट ई और एफ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। बाकी और कोई भी डिपार्टमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, और कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जगह चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ई और एफ अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन को पहले पढ़कर पता लगा। तो सबसे पहले वही उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट लेआउट, फिर हम यहां पर कंप्लीट करेंगे प्रपोज्ड लेआउट। जहां तक ध्यान आ रहा है ना, ये मैंने क्वेश्चन सेम अपना क्वेश्चन है ना मॉड्यूल से कॉपी किया है। मॉड्यूल में फैसिलिटी लेआउट के अंदर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पर कॉपी किया, सेम क्वेश्चन। तो प्रेजेंट लेआउट ई ए बी सी एफ एंड डी, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला लेआउट ही मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ई और एफ तो अपनी जगह पर रहेंगे, बाकी हम और किसी भी डिपार्टमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और किसी भी डिपार्टमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं मींस हम ऐसे डिपार्टमेंट को क्लोज रखेंगे या ऐसे डिपार्टमेंट को हम नियर आउट करेंगे या पास पास में रखेंगे जिन डिपार्टमेंट के बीच में ट्रिप्स ज्यादा हो रहे हैं, जिन डिपार्टमेंट के बीच में मूवमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट्स वाले डिपार्टमेंट को मैं एक बार हाईलाइट करके बता देता हूं, मैं किन डिपार्टमेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो ये वाला डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में मूवमेंट ज्यादा है, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर। इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में मूवमेंट्स काफी सारे हो रहे हैं। अगर ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि इन दो डिपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करो, तो ये दोनों डिपार्टमेंट का नाम है ई एंड एफ, और उनका मूवमेंट किसके साथ सबसे ज्यादा है? डिपार्टमेंट सी के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पर बेस्ट लेआउट को डिजाइन करने के लिए डिपार्टमेंट सी की पोजीशन को यहाँ पर रखेंगे, ताकि वो ई के क्लोज भी हो जाए और वो एफ के क्लोज भी हो जाए। ये बेस्ट पोजीशन है डिपार्टमेंट सी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बी का इंटरेक्शन ए के साथ हो रहा है और ई का इंटरेक्शन भी ए के साथ है। ई का इंटरेक्शन ए के साथ है, ई की ऑलरेडी हमें पोजीशन पता है, तो ई अगर ए से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है तो ई के पास में हम यहाँ पर ए को फिल कर देते हैं, और ए का इंटरेक्शन किसके साथ ज्यादा है? ए का इंटरेक्शन बी से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम बी को यहाँ पर फिल कर देते हैं।
लास्ट वाली पोजीशन पर डी आ जाएगा, हमारा एक लास्ट डिपार्टमेंट बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वही मूवमेंट लिखेंगे, तो मूवमेंट इसके बेस पर डिसाइड किया जाता है, इस बेस पर कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के बीच में ट्रिप चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए टू बी, ए टू सी, ए टू ई, ए टू एफ, ए टू बी, ए टू सी, ए टू ई and A to F. Next, B to D, C to E, C to F. B to D, C to E, and C to F. Next, D to E and D to D to F and E to F. Next would be D to F and E to F. ये सारे मूवमेंट हमारे आ जाएंगे। अच्छा, इन मूवमेंट्स को फिल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है हम लोड फिल करते हैं, और लोड वो वाले नंबर्स होते हैं जो टेबल में हमारे पास गिवन होते हैं। तो 8395 389, 8395 389, 33, लास्ट वाले दो नंबर्स वुड बी 33। उसके बाद हम डिस्टेंस को फिल करते हैं, और मैंने जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस 1 प्रेजेंट लेआउट से एंड डिस्टेंस 2 प्रपोज लेआउट से। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है कि एडजेसेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है, एडजेसेंट जिनकी वॉल एक ही है, उन डिपार्टमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 रहेगा, 1 स्टेप। सो हम यहाँ पर ए टू बी की बात करें तो ए टू बी का डिस्टेंस ऑब्जर्व करना, देखो ध्यान से, 1 और 2। ए टू बी का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 रहेगा, तो मैं इस तरह से भी मूव कर सकते हो 1 एंड 2, ठीक है, नंबर वुड बी सेम। तो ए टू बी का जो डिस्टेंस रहेगा दैट वुड बी 2। अच्छा, मैं है ना पहले प्रपोज लेआउट के फिल कर देता हूँ, और फिर मैं पहले करंट लेआउट के फिल कर देता हूँ, प्रेजेंट लेआउट के, एंड उसके बाद मैं प्रपोज लेआउट के फिल कर दूंगा। तो ए टू सी 1, ए टू ई 1, ए टू एफ वुड बी 3, बी टू डी 2, सी टू ई, सी टू ई, सी टू ई 2, सी टू एफ 1, no, sorry 2, सी टू एफ 2, डी टू एफ, ई टू एफ, डी टू एफ 1 एंड ई टू एफ 2, 1 एंड 2। अच्छा, डिस्टेंस 2 अगर फिल करेंगे तो ए टू बी 1, ठीक है, ए टू बी 1, ए टू सी वुड बी 2, ए टू ई 1, ए टू एफ वुड बी 3, 1, 2 and 3, B to D 1, C to E 1, C to F 1, D to F, E to F, D to F 1, E to F 2, 1 and 2। वही हमें L इंटू D1 एंड L इंटू D2 करना है। D1 होगा प्रेजेंट लेआउट के लिए, D2 वुड बी फॉर प्रपोज्ड लेआउट। तो L इंटू D1, L इंटू D2, 16, 3, 9, 15, 6, 16, 18, 3 and 6, and L into D2, 8, 6, 9, 15, 3, 8, 9, 3, 6, 16 plus 3 plus 9 plus 15 plus 6 plus 16 plus 18 plus 3 plus 6, 92, 8 plus 6 plus 9 plus 15 plus 3 plus 8 plus 9 plus 3 plus 6, 67। अच्छा, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले से हमारा डिस्टेंस कम हुआ है,
तो अगर क्वेश्चन को भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये बोला था कि कैन दिस लेआउट बी इम्प्रूव्ड, ऑल्सो इवेल्युएट एलडी स्कोर, क्या इस लेआउट को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट लेआउट हमें 92 स्टेप कवर करने को बोल रहा है, करंट लेआउट हमें यानी प्रपोज लेआउट जो हमने बनाया है दैट वुड कवर 67 स्टेप्स टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूड करोगे यस दिस लेआउट कैन बी इम्प्रूव्ड, यस दिस लेआउट कैन बी इम्प्रूव्ड। और इम्प्रूवमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या लेआउट में जो टोटल स्टेप हम कवर कर रहे हैं उन टोटल स्टेप्स कवर्ड को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है और नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। सो प्लांट लेआउट कंप्लीट है। एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्लांट लोकेशन का। तो हमारी ये जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट होगी, मे बी 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज, और इसके बाद जल्दी ही मैं विद इन ऐसा मान लीजिए कि 24 आवर्स सेकेंड पार्ट और इवन थर्ड पार्ट भी अगर इस वीडियो का बनता है तो मैं उसको भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्लांट लोकेशन का क्वेश्चन है। तो प्लांट लोकेशन का ये जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने शायद मॉड्यूल से ही कॉपी किया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 लोकेशन है, पटना, रांची एंड धनबाद, एंड तीनों लोकेशन का जो एस्टिमेट है वो फिक्स कॉस्ट का एस्टिमेशन हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट का एस्टिमेशन भी हमें गिवन है। और देखो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये डेटा है ना जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस की रेंज गिवन होती है, ये डेटा हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि सब जगह सेलिंग प्राइस अगर सेम है ना तो इस डेटा को इतना ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता है। फिर मैटर करता है सिर्फ कॉस्ट, फिर प्रॉफिट वगैरह मैटर नहीं करेगा, तो इसको लाइन को इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हमें रेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, मोस्ट सुटेबल, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी यूनिट्स बनाने पर, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, जिस लोकेशन पर फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम है या सबसे ज्यादा है उस लोकेशन पर वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, और वाइस वर्सा जिस लोकेशन पर फिक्स कॉस्ट मिनिमम है उस लोकेशन पर वेरिएबल कॉस्ट मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर एक स्पेसिफिक रेंज बनती है। रेंज ऐसा बनती है कि कितनी पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने पर लोकेशन पटना बेटर रहेगी, कितनी पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने पर रांची रहेगी, कितनी पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने पर धनबाद रहेगी। तो इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे या हम लोकेशन के लिए इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम पटना रांची के लिए करेंगे, देन हम रांची एंड धनबाद के लिए करेंगे, एंड देन हम पटना एंड धनबाद के लिए करेंगे। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं पटना एंड रांची के लिए कर रहा हूं, तो कितनी यूनिट्स हम बनाएं कि पटना एंड रांची दोनों लोकेशन पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो सेम हो जाए। तो अब इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पटना के लिए अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो फिक्स कॉस्ट वुड बी 30 लाख प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 300 है तो x यूनिट बनाने पर दैट वुड बी 300x, और ये इज इक्वल टू होगी रांची के, क्योंकि मेरे को अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मेरे को दोनों को इज इक्वल टू के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। तो पटना एंड रांची का जो है वो है 50 लाख फिक्स कॉस्ट प्लस 200x, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करें कि दोनों ही लोकेशन पर टोटल कॉस्ट जो आए वो हमारी सेम आ जाए। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसको x को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 300x माइनस 200x, x अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, और ये 30 लाख है, ये अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, 50 लाख माइनस 30 लाख। तुम्हें ऐसे लैख को पूरा लिखना है, पूरा नंबर लिखकर आना है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इस वजह से इस तरह से लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 20 लाख, तुम्हें ऐसा पूरा नंबर लिखना है, एंड x जो यहां पर होगा वो हो जाएगा 20,000 यूनिट्स। अच्छा, x की वैल्यू हो गई हमारे पास में 20,000 यूनिट्स,
पटना एंड रांची, मतलब यह है कि पटना एंड रांची अगर हम 20,000 यूनिट्स बनाते हैं तो दोनों लोकेशन पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सेम आएगा, तो दोनों में से कोई सी भी लोकेशन को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमने पटना एंड रांची के लिए कैलकुलेट किया है, ऐसा ही हम यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे रांची एंड धनबाद के लिए। तो रांची एंड धनबाद के लिए कैलकुलेशन करना है, तो रांची की फिक्स कॉस्ट 50 लाख प्लस 200x करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। एंड यहां पर अगर हम धनबाद के लिए कैलकुलेट करेंगे तो धनबाद की 25 लाख प्लस 350x। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सेम तरीका वही रहेगा, एक्स एक्स एक तरफ हो जाएंगे, लेक्स लेक्स एक तरफ हो जाएंगे। तो इसको 25 लाख को साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। 50 लाख माइनस 25 लाख इज इक्वल टू 350x माइनस 100 माइनस 200x। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 लाख इज इक्वल टू 150x। और मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 16,667 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट हम पटना और धनबाद के लिए भी कर लेते हैं। तो पटना और धनबाद के लिए करेंगे तो पटना की टोटल कॉस्ट वुड बी 30 लाख प्लस 300x इज इक्वल टू होगी धनबाद की टोटल कॉस्ट, वो होगी हमारी 25 लाख प्लस 350x। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 लाख माइनस 25 लाख इज इक्वल टू हो जाएगा 350x माइनस 100x 300x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 लाख इज इक्वल टू 50x। और x यहां पर कितना हो जाएगा, x यहां पर हो जाएगा 10,000 यूनिट्स। अच्छा, ध्यान रखना, इतना कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर तीन अलग अलग लोकेशन पॉइंट्स के लिए तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है इस पॉइंट को, ध्यान रखना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल दो लोकेशन काम आती है, एक वो वाली लोकेशन जहां पर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम आया है और एक वो लोकेशन जहां पर इक्विलिब्रियम मिनिमम आया है। दो लोकेशन काम आती है, दो लोकेशन, मैक्स इक्विलिब्रियम वाली और मिनिमम इक्विलिब्रियम वाली। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम वाली लोकेशन काम आती है हमारे, और मिनिमम इक्विलिब्रियम वाली लोकेशन काम आती है। ये तुम्हें याद रखना है पॉइंट। इसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे, बहुत छोटा सा, बस इतनी हाइट का एक ग्राफ बनाना है हमें, इस हाइट का एक ग्राफ बनाना है। यहां पर है ना, तुम्हें इन दोनों, जैसे 10,000 यूनिट्स वाला एक हमारे पास में आया है मिनिमम वाला, और एक 20,000 यूनिट्स वाला आया है, दोनों नंबर्स को यहां पर लिख देना है। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने 10,000 और 20,000 यूनिट्स यहां पर लिख दिए, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके बाद में तुम्हें यहां पर इसी ग्राफ पर यह डिनोट करना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट और मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से तुम्हें डिनोट करना है, मिनिमम फिक्स कॉस्ट एंड मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कौन सी लोकेशन की फिक्स कॉस्ट मिनिमम है, कौन सी लोकेशन की फिक्स कॉस्ट मिनिमम है, धनबाद की फिक्स कॉस्ट मिनिमम है। और कौन सी लोकेशन की वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, रांची की वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, ये मैं ग्राफ इतना ही क्यों बना रहा हूं, ये जब हम प्रॉपर क्लास लेते हैं तो उस क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए वही, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखना है, मिनिमम फिक्स कॉस्ट आ रही थी धनबाद की, तो यहाँ पर हमें धनबाद लिखना है। एंड मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी रांची की, तो हमें यहाँ पर रांची लिखना है। और एक बीच में जो जगह बची है वहां पर हमें सिंपली पटना लिख देना है, लास्ट वाली लोकेशन। अब ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, या ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये ग्राफ डिनोट कर रहा है कि अगर हम 0 से लेके 10,000 यूनिट तक बनाएंगे ना, तो धनबाद इज बेस्ट लोकेशन फॉर अस। From 10,000 to 20,000 units, Patna is best location for us, and for more than 20,000, Ranchi is best location for us. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था कि ये रेंज बताओ, ये रेंज कैलकुलेट करके बताओ। तो हमने यहाँ पर रेंज कैलकुलेट कर ली है, तो रेंज रहेगी फॉर 10,000 यूनिट्स,
for less than 10,000 units, for less than 10,000 units, धनबाद would be our best location. धनबाद हमारे लिए बेस्ट लोकेशन रहेगी। अच्छा, फॉर नेक्स्ट इसमें लिखा है 10 to 20,000 यूनिट्स, तो फॉर 10,000 to 20,000 यूनिट्स पटना हमारे लिए बेस्ट लोकेशन है। और फॉर मोर देन 20,000 यूनिट्स, फॉर मोर देन 20,000 यूनिट्स, रांची वुड बी योर बेस्ट लोकेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। एंड इसी में अगर तुम देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन, ये तुम ध्यान रखना, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में केवल दो ही पॉइंट्स आएंगे, मिनिमम इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम इक्विलिब्रियम। मिनिमम इक्विलिब्रियम वाले एरिया पर लिखना है मिनिमम फिक्स कॉस्ट, जो है धनबाद की। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम से ऊपर वाले एरिया पर, ज्यादा वाले एरिया पर लिखना है मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट, जो है रांची की। और लास्ट में एक जो बीच में लोकेशन बची हुई है उसको पटना के लिए डिनोट करोगे। तो 0 से 10,000 धनबाद, 10 to 20,000 पटना, एंड मोर देन 20,000 रांची। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर 18,000 यूनिट्स कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी। तो हमें रेंज पता लगी गई है। 18,000 अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इस वाली रेंज में आएगा। तो फॉर 18,000 यूनिट्स कौन सी लोकेशन बेस्ट है? पटना। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, विच लोकेशन इज बेटर फॉर 18,000 यूनिट्स। तो फॉर 18,000 यूनिट्स लोकेशन पटना इज बेटर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अभी वाली वीडियो के लिए इतना ही काफी है। और फिर जो नेक्स्ट बाकी बचे हुए हमारे पास में क्वेश्चन है, क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चंस बाकी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो और मे बी उससे एक और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही काफी है। ध्यान रखना तुम सब लोग।